जोरू का गुलाम पति तो आपने कई देखे होंगे, पर जो परसेंटेज में कम नहीं, बहुत कम है, वो है पति की चमची। और ऐसी ही चमची थी विद्या। सोफे पर पालथी मारकर बैठी विद्या सब्जी काट रही थी कि तभी उसका फोन बजता है। हाँ मम्मी प्रणाम, याद आ गई बेटी की? तेरी याद तो हमेशा आती है बेटा। मैं क्या कह रही थी, छुट्टियां खत्म होने वाली है तो रूबी भी आ रही है दामाद जी के साथ, तो बेटा इस रविवार तू भी आ जाना। बहुत दिन हो गए तुम दोनों आए नहीं। वाह मम्मी, बड़ी इज्जत दी है तुमने अपने छोटे दामाद को। बड़े दामाद को पहले फोन चला गया और छोटे दामाद को इस तरह बुलाया जा रहा है। पूरे 6 महीने हो गए शादी को। ये बड़े सीधे साधे हैं, कुछ कहते नहीं तो उसका फायदा उठा रही हो ना तुम। ये कैसी बातें कर रही है बेटा तू? शादी के 1 हफ्ते बाद ही तो मैंने तुझे बुलाया था, और उसके बाद भी कितनी बार आ चुकी है तू। भूलो मत मम्मी, अब मैं एक सुहागन हूँ और मेरे लिए मुझसे ज्यादा जरूरी मेरा सुहाग है, मेरा पति है। मुझे बुलाया और मेरे पति को नहीं बुलाया, ये कोई बात हुई भला? अरे बुलाया तो था बेटा, फोन करके मैंने बोला तो था दामाद जी को आने, भूल गई क्या? अच्छा हाँ बोला था। हाँ तो बोला होगा, पर शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं, फोन पर बोलने से हो जाता है क्या? घर आकर बुलाया तुमने कभी? अभी पिछले रविवार ही तो तेरी सास से मुलाकात हुई थी, दामाद जी भी थे, मैंने सामने बोला था ना बेटा। अच्छा बोला था क्या? हाँ ठीक है, तो फिर मैं देखती हूँ। वैसे ना ये बहुत बिजी रहते हैं, कोशिश करेंगे हम आने की। अच्छा लगा देखकर, बड़ी इज्जत है आपकी नजरों में मेरी, और होनी भी चाहिए। वैसे क्या कह रही थी माँ जी? इस रविवार को हम दोनों को घर बुला रही है, रूबी दीदी भी आ रही है ना जीजू के साथ। अरे वाह, साड़ू साहब भी आएंगे? वो बड़े नमकीन आदमी है मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा, कोई मजा लेने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ तुम्हारी इज्जत ऊंची करना चाह रही हूँ और तुमों की ये बात यहीं खत्म हो गई, ऐसा लग रहा है क्या आपको? अरे बिल्कुल भी नहीं। कुछ देर बाद मजनू काम के लिए निकल जाता है और फिर विद्या लगाती है अपनी माँ को फोन। ये सामने थी इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं मम्मी, पर ऐसी बात नहीं है कि मैं पिछली बातें भूल गई हूँ। अरे बेटा ऐसा क्या हो गया? अभी आधे घंटे पहले तक तो सब ठीक था। ठीक तो दिखेगा ही ना, क्योंकि मैं अपने ससुराल में हूँ। शादी में कैसी खातिर हुई थी देखा था मैंने। इस बार वो गलतियां नहीं होनी चाहिए मम्मी। अच्छा बाबा, इस बार अच्छे से स्वागत करेंगे, अब आज हमारा नहीं। इस बार नहीं, हर बार। और सुनो, इनकी पसंद की कचौड़ी, मालपुआ, दही बड़े सब बनना चाहिए। मैं तो कुछ भी खा लूंगी, पर इनकी खातिर में कमी ना हो। और बार बार इनसे मत पूछना ये लाऊं वो लाऊं, ये तो नाना ही करते रहेंगे, पर तुम सीधा लाकर धर देना। ऐसे ही है ये, इनकी यही अच्छाई का ना सब फायदा उठाते हैं। 3 दिन बाद ड्राइविंग सीट के ठीक बगल में हाथों में पर्स और पैरों में हील की सैंडल पहने विद्या बैठ जाती है। तब मजनू कहता है, अरे इतनी डांट लगा दी तुमने हमारे ससुराल वालों को, अब वहां पहुंचते ही कहीं मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट ना मिलने लगे। तो मिलना भी तो चाहिए, आज से नहीं पहले दिन से मिलना चाहिए था। विक्रम जीजू के वक्त तो पूरा घर उन पर ऐसे न्योछावर हो जाता था जैसे वो स्वयं इंद्रदेव हो। पहले दामाद थे ना, उसके बाद सभी के लिए ये सब नॉर्मल हो गया, पर मैं नॉर्मल नहीं होने दूंगी। मेरे लिए मेरा पति ही सब कुछ है। कुछ देर सफर के बाद विद्या की गाड़ी आकर बिल्डिंग के नीचे रुकती है। विद्या खुशी से बाहर झांकती है, तभी दूसरी तरफ एक बड़ी एसयूवी आकर रुकती है। उसमें से अपनी बड़ी बहन रूबी और जीजू को उतरता देख वो दांत पीसने लगती है। अरे बाप रे, दीदी लोग भी आ गए। वो तुरंत अपनी मम्मी को फोन मिलाती है। हाँ बेटा पहुंच गया है। मम्मी एक बात बताइए, आपने हमें 10 मिनट देर से आने का टाइम इसलिए दिया था ना, ताकि बड़े दामाद पहले पहुंच जाए? हाँ? अरे पगली ऐसा कुछ नहीं है। ये ज्यादा सीआईडी देखना बंद करो दीदी और जल्दी आ जाओ, कब से बेचारी मम्मी थाली लेकर खड़ी है। गाड़ी से उतरो, हमें सबसे पहले ऊपर पहुंचना है। पीछे से रूबी की आवाज आती है, अरे विद्या, विद्या रुको तो। विद्या पलट कर देखती है, फिर पति की तरफ मुड़कर कहती है, ऑपरेशन पहला दामाद शुरू। क्या? अरे जल्दी उतरिए ना, जल्दी। विद्या झट से मजनू का हाथ पकड़ती है और भाग खड़ी होती है। भागिए वरना दीदी आगे निकल जाएंगी। विद्या और मजनू सबसे पहले दरवाजे पर पहुंचते हैं। सुलोचना उनकी आरती उतारती है और गौरव अपनी बहन और जीजा के पैर छूता है। अरे साले साहब ने पैर छुआ है, हाथ में कुछ रखी ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं निकाल नहीं जा रहा था कि आपने कह दिया। मजनू जेब में हाथ डालता है पर उसमें कुछ नहीं होता। बड़े कीमती गिफ्ट लेकर आए थे हम, लगता है गाड़ी में रह गई। अरे कोई बात नहीं, बाद में ले लेगा, अभी तो हम 2 दिन के लिए यहाँ हैं। और मम्मी, ये लिफाफा क्या प्लेट में सिर्फ दिखाने के लिए रखा है या फिर अपने दामाद को दोगी भी? अपने पति को लिफाफा दिलवाकर उसके हाथों में हाथ डालकर विद्या जाकर सबसे पहले सोफे पर बैठ जाती है।
हाल में एसी लगवाया, ये अच्छा किया मम्मी आपने। पीछे से विक्रम और रूबी आते हैं। अरे कहाँ भागे जा रही थी साली साहिबा? कब से आपकी बहन आपको आवाज दे रही थी। और साड़ू साहब, सब कैसा है? जाइए साली साहिबा, आप अपनी बहन के साथ बैठिए। मुझे विद्या से मिलना है, विद्या से मिलना है, ढेर सारी बातें करनी है। जाओ आप दोनों बहनों बातें करो, हम दोनों साड़ू आपस में बातें करेंगे, है ना? और साड़ू साहब, लिफाफा कितने का मिला? मेरा क्या है, मैं ये सब देखता ही नहीं भाई साहब, ये सब मेरी बीवी का डिपार्टमेंट है। अरे विद्या, अपने महंगे वाले पर्स में इस लिफाफे को रखो भाई, हमारे हाथ से इधर उधर हो जाएगा तो फिर तुम नाराज हो जाओगी कि हमारे मायके का लिफाफा खो दिया तुमने। अरे फिर भी देखो तो सही कितने का है, खाली लिफाफा तो हाथ में आया नहीं होगा। सही कहे तो काफी काया लोग हैं। मम्मी जी ठीक है, पापा जी जरा लिफाफा का 19-20 कर देते हैं। 2100 है, आपके कितने हैं? मेरे तो 31 है। चलो ठीक है, जिसको जितना मिलना चाहिए था उसको इतना मिल गया। दोनों साड़ू आपस में बात कर रहे होते, तभी वहां आती है विद्या और झुककर अपने पति के कान में खुसफुसाती है। कितना है? साड़ू साहब को 3100 और मुझे 2100 का लिफाफा दिया गया है। लाइए, लिफाफा हमें दीजिए। मम्मी, ओ मम्मी। अरे तू यहाँ क्यों आ गई? बाहर दामाद जी आवाज दे रहे थे, सुन तो क्या कह रहे हैं। रूबी दीदी, जरा 2 मिनट बाहर जाइए तो, मुझे मम्मी से कुछ बात करनी है। ये ज्यादा हो रही है मम्मी इसका, मैं क्यों रसोई से बाहर जाऊं? भाड़ में जाओ, मैं जा रही हूँ बाहर, और मम्मी को प्लेट तैयार करने में तुम ही हेल्प करना। आप नाराज होकर रूबी रसोई से बाहर चली जाती है। ये क्या बात हुई मम्मी? बड़े दामाद को 3100 और मेरे पति को 2100, सीधा 1000 का डिफरेंस। ये सीधे इसका ये मतलब नहीं कि तुम ऐसा करोगी। कोई और दामाद रहता ना तो इस बात पर बतंगड़ कर देता और अपनी बीवी का हाथ पकड़कर सीधा ले जाता और हमेशा के लिए मायके के दरवाजा बंद हो जाते। तो मुझे बोलने लगी, हमने तो छोटे दामाद के लिए 3100 का लिफाफा रखा था, सोचा था पहले बड़े दामाद का टीका कर दूंगी फिर छोटे दामाद का, पर तुम ही आकर पहले खड़ी हो गई और पहले जो लिखा था उस पर हाथ मार लिया, तो मैं क्या करती थी। अच्छा, रसोई में ऐसा क्या बना रही हूँ मम्मी? बहुत गंदी बदबू आ रही है। ये सिंक के बर्तन की बदबू है। रूबी आई थी बर्तन धोने, तूने उसे भी बाहर भगा दिया। इस काम वाले को भी आज ही मरना था। कितनी बार कहा है जब मेहमान आए तो पहले आ जाया कर, पर मेहमान का सुनते ही ना ये बीमार हो जाती है। अच्छा ठीक है, मुझे तो अब गर्मी में रहने की आदत नहीं रही। हमारे तो रसोई में भी एसी है, मैं बाहर जाकर उनके साथ बैठ रही हूँ। नाश्ता पानी लगवाओ जरा तुम मम्मी, और पैसे वैसे की जरूरत हो तो कुछ बाहर से मंगवा लो, मैं बाहर ही बैठी हूँ। सभी खाने की टेबल पर बैठते हैं। महेश और सुलोचना घर आए बेटी और दामादों को खाना परोसना शुरू करते हैं। मालपुआ से लेकर पनीर की सब्जी तक सब कुछ हाजिर है दामाद जी। अरे पापा जी, आप कहाँ मेहनत कर रहे हैं, आप बैठे ना हमारे साथ। मैं तो बैठ जाऊंगा दामाद जी, पर आपके जाने के बाद फिर आपकी सास मेरी अच्छी खासी खटिया खड़ी कर देगी। बड़ा मजाक करते पापा आप। आज तक मम्मी ने कभी आपको कुछ नहीं कहा। अच्छा पापा, जरा वो पनीर की सब्जी का बॉल पकड़ाइए ना, इन्हें पनीर की सब्जी बड़ी पसंद है। सभी की प्लेट में खाना जाना शुरू हो जाता है। पनीर की सब्जी, मिक्स वेज की सब्जी, मालपुआ, कचौरी, बहुत कुछ था खाने में, पर मजनू की नजर प्लेट पर थी। लग रहा है नया क्रॉकरी सेट निकाला है मम्मी जी आपने, बहुत सुंदर क्रॉकरी सेट है। ऐसा ही एक क्रॉकरी सेट हमने भी लिया था मॉल से। ये तो आए दिन कुछ न कुछ खरीदते ही रहता है मम्मी, मेरे पास तो क्रॉकरी सेट की अंबार लगी पड़ी है। क्रॉकरी सेट का क्या है मम्मी, इनका बस चले तो ये गाड़ियों की सेल लगा दे घर के बाहर। हम है ही लोग कितने, मेरे सास ससुर तो साथ रहते नहीं, हम दोनों के लिए 2 गाड़ियां हैं, अब क्या चाहिए। क्या बात हो गई, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? अरे सभी की प्लेट अलग है और मेरी प्लेट अलग है। मुझे किसी पुराने क्रॉकरी सेट का प्लेट दिया गया है। और पनीर देखो, तुम्हारे जीजा जी की प्लेट में 4 पनीर है और मेरे में 2, जबकि पनीर मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। और डाइनिंग टेबल के बीचों बीच बिरयानी रखी है, पर किसी ने मेरे प्लेट में बिरयानी परोसी नहीं, तुमने भी नहीं। मजनू की बात सुनते ही विद्या एक बार में ही खड़ी होती है और इतने जोर से कि उसकी चेयर ही जमीन पर गिर जाती है। बाप रे, क्या हुआ? दीदी, मैंने कहा था मम्मी को कि चींटियां हैं, पर वो कहती है चींटियां सिर्फ मुझे काटती है। देख लिया मम्मी। चलिए जी, हो गया, अब आपकी और इंसल्ट इस घर में मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। दामाद जी की इंसल्ट क्या हुआ बेटा? किसने क्या कह दिया दामाद जी से? ये हमारे पड़ोस की वर्मा जी ने कुछ कह दिया क्या? इस पगलेट को ना आदत है हर आती जाती गाड़ी पर टिप्पणी देने की। मैं माफी मांगता हूँ दामाद जी। वो वर्मा जी क्या ही कहेंगे पापा, जब घर के लोगों ने इज्जत नहीं की। रहने दीजिए ना पापा, हम चलते हैं। चलो विद्या। ठीक है माँ जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है फिर जीजू, मिलते हैं।
पर जब आप आए थे तो आपने कहा था आप मेरे लिए कुछ लेकर आए हैं, वो गाड़ी में रह गया है, तो वो जरा देते हुए जाइएगा। मार खाएगा तो मुझसे। अरे क्या बात हो गई विद्या, कितनी सारी तैयारी करके रखी थी मैंने, कुछ बुरा लग गया क्या? बताइए ना दामाद जी, कमरे का तकिया ठीक नहीं है क्या? मोटा है, बदलवा दे। ये तो राम है राम, मम्मी एक शब्द नहीं कहेंगे। पर तुम्हारी खुद की तो अकल होनी चाहिए ना। मम्मी यहाँ सभी को एक जैसा प्लेट मिला है और इनको तुमने अलग क्रॉकरी सेट का प्लेट दे दिया। बाकियों की प्लेट में पनीर देखो, भर भर की पनीर है। मतलब बड़े दामाद के लिए प्यार और इनके लिए अत्याचार। मैं आपके अगेंस्ट कुछ नहीं कह रही हूँ जीजू, पर बुरा लगने वाली बात है कि ये कुछ नहीं कहेंगे। पर क्या मुझे ये बात बर्दाश्त होगी कि बड़े दामाद के प्लेट से 4 पनीर जाए और छोटे की प्लेट में सिर्फ 2? और ये बिरयानी सभी की प्लेट में पहुंच गई पर छोटे दामाद के प्लेट में नहीं पहुंची। अरे तो अभी डाल देते ना बेटा, वो क्या है ना, दामाद जी की प्लेट पहले इतनी पैक हो गई थी कि नमक रखने तक की जगह नहीं थी, तो मैंने सोचा प्लेट जैसे खाली होती है मैं डाल दूंगा बिरयानी। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर बैठ जाते ना खाने। हाँ भी ना पापा, चलिए विद्या जी चेयर उठा देता हूँ मैं जरा। एकदम भी नहीं, इस तरह से हर चीज को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है आपको। मुझे पता है आपका स्वाभिमान कितना बड़ा है। खाने के साथ अच्छा एंटरटेनमेंट मिल जाता है, ये आने के बाद सही है। लड़ने तो सबको, ऐसे खाने का और मजा आ रहा है। मेरी प्लेट में जरा 2 पनीर और डालो ना। और रूबी, बॉल में पनीर रहेगा नहीं तो साड़ू साहब के प्लेट में जाएगा कैसे? और ऐसे तमाशा और बढ़ेगा, मजा आएगा। ये तो नाराज होकर निकल जाएंगे, फिर जाते वक्त दोनों के हिस्से का लिफाफा मैं ही रख लूंगा। बड़ी मुश्किल से बालूशाही और कलाकंद मंगवाकर विद्या और मजनू के गुस्से को शांत किया जाता है। दोनों बेटी और दामादों को उनका कमरा मिल जाता है। रात को सभी अपने कमरे में सो रहे होते हैं। सुनिए, इस बार ना गलती हो गई हमसे। क्या? अब क्या हो गया? दोनों बेटियों को साथ में नहीं बुलाना चाहिए था। ना दोनों दामाद साथ में आते, न विद्या छोटे दामाद जी की तुलना बड़े दामाद जी से करती और ना ही सबका मन खराब होता। अब कोई और तमाशा ना हो इसलिए विद्या और छोटे दामाद जी को बड़ा कमरा दे दिया। रूबी और विक्रम जी तो समझदार हैं, वो छोटे कमरे में एडजस्ट कर लेंगे। हाँ वो लोग तो मैच्योर है। चलो अब सो जाओ। महेश ये कहता ही है कि बाहर से आवाज आती है। वाह जी वाह, छोटे साड़ू साहब की शादी में बेटे की तरह भाग भाग कर काम किया था मैंने इस दिन के लिए। बोलो रूबी। अरे अब आप चुप हो जाइए ना, क्या कीजिएगा, हमारी किस्मत ही फूटी है। कितना भी कर लो कभी कोई गुणगान नहीं करेगा। मुझसे पहले मजनू का टिक्का कर दिया मम्मी ने, मैंने कुछ नहीं कहा। खाने पर भी कम तमाशा नहीं किया विद्या ने, और मैं चुप रहा। शाम को नाश्ता भी मेरे मन का नहीं था, तुमने देखा ना, सभी को 2-2 बार चाय मिली, मुझे एक ही बार। सब चुपचाप मैं साता रहा कि घर का माहौल सही रहे बे। पर क्या मिला मुझे उसके बदले? ये इकोनॉमी क्लास कमरा। आप तो बड़े सीधे हो जी, कुछ बोलते नहीं, इसलिए सब मान लेते हैं कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सीधा हूँ, स्टोर रूम का सामान नहीं कि जहां जगह मिली वहां रख दिया। हर बार बड़ा वाला कमरा मिलता था, आज छोटा दामाद क्या आ गया, मुझे इस कोने वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। सच कहूं, कोई और दामाद होता ना अभी तक होटल बुक कर चुका होता। अरे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है रूबी। कमरे में एसी तो ऐसा चल रहा है जैसे सरकारी दफ्तर की फाइल। चल भी रहा है या नहीं पता ही नहीं। सामान बांधो, हम यहाँ से जा रहे हैं। विक्रम के कमरे से आती आवाज को सुनकर सभी हॉल में आते हैं। ये लो, तुम तो कह रही थी विक्रम जी बड़े समझदार हैं, दिख गई समझदारी। समझदार तो है पर दामाद भी है, ये मैं भूल गई थी। मेरे पापा के भी कम दांतों में कीड़े नहीं लगवाए तुमने, अब तुम्हारे दामाद भी तुम्हें उंगली करेंगे ही, करो बर्दाश्त। बगल वाले फ्लैट में सो रहा गौरव आवाज सुनकर भागता हुआ आता है और उसके साथ वर्मा जी का परिवार भी। ये कैसे पड़ोसी है आपके पापा जी? आप तो कह रहे थे आपकी पड़ोसी बड़े सभ्य है, ये तो रात को इस तरह झगड़ा कर रहे हैं। मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, झगड़ा तो मेरा साड़ू भाई कर रहा है। अब क्या करे, जैसी उनकी कमाई है उस हिसाब से उनको कमरा मिला, पर देखिए बर्दाश्त नहीं हो रहा है इन्हें। वही सुबह जब मुझसे 1000 रुपये ज्यादा का लिफाफा मिला था तब बड़े खुश दिख रहे थे। क्या आप लोगों को लिफाफा मिलता है शादी के 2 साल के बाद भी? और मेरी शादी को तो सिर्फ और सिर्फ महीना भर हुआ है पापा जी। मुझे रहना ही नहीं, यहाँ मैं जा रहा हूँ। एक आपकी पड़ोसी है जो दामादों को दिक्कत ना हो इसलिए अपने बेटे को पड़ोसी के यहाँ सुला रहे, और एक आप है जो मेरे कमरे में आकर सो जाता है। श्वेता, सामान बांधो, हम यहाँ नहीं रुकने वाले। अरे महेश बाबू, क्या करम फोड़ा है आपका दामादों ने मेरा। अपने घर में तो शांति है नहीं, मेरा घर उजाड़ने पर टुक गए। अरे दामाद जी रुकिए। आखिर दामाद तो दामाद होते हैं, चाहे किसी घर के भी हो। काश
बेटियों की तरह तुमने कभी मेरे लिए अपने मायके वालों से कलेश किया होता तो कितना अच्छा रहता। हैं? नहीं नहीं ननद जी, एक रोटी तो और लेनी पड़ेगी। क्या भाभी आप भी, आप ना मुझे मोटा ही करके मानोगी। अरे ननद जी, इस खाने में मेरा प्यार है, प्यार से भला कोई मोटा होता है? हाँ हाँ जरा देखो तो आजकल के जमाने में कौन अपनी ननद को इतना मानता है भला। अरे हमारी बहू तो लाखों में एक है। हाँ। कीर्ति ललिता के घर की नई बहू थी। ऐसे ही सब अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन सब बदल जाता है। जब सब लोग लिविंग रूम में साथ बैठे थे, तभी कीर्ति और जयेश तैयार होकर बाहर निकले। अरे भाभी, बाजार जा रही हो क्या? मुझे भी अपनी ड्रेस के लिए मैचिंग दुपट्टा लेना था, मैं भी चलूं? ओफो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं और तुम्हारे भैया जा रहे हैं? अब तुम्हें कबाब में हड्डी बनना जरूरी है क्या? कीर्ति की ये बात सुनकर घर में सबके होश उड़ गए। ये तुम क्या कर रही हो कीर्ति? तुम कब से ऐसी बातें करने लगी? हाँ भाभी, आप तो हर वक्त मुझे अपने साथ बाजार लेकर जाती थी, तो फिर आज ऐसे क्यों कह रही हैं? अरे तो तुम्हें खुद से अकल नहीं आएगी तो मुझे बोलना ही पड़ेगा ना। जब देखो भाभी भाभी भाभी। हाँ। इतना बोलकर कीर्ति पैर पटकते हुए घर के बाहर चली जाती है और जयेश उसके पीछे पीछे उसे समझाने जाता है। पीछे से सब घर वाले एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। कमाल है, ये एक दिन में बहू का रवैया एकदम कैसे बदल गया। शायद सही ही कहते हैं लोग, बहू बहू ही होती है और कितनी भी अच्छी बहू हो अपना असली रंग जरूर दिखाती है। हाय, हमारे तो भाग्य फूट गए। उधर जयेश कीर्ति को समझाता है। क्या बात है कीर्ति? अचानक से क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? देखिए, मुझे अपनी स्पेस चाहिए। क्या मेरी पर्सनैलिटी अब बस बहू बनकर रह गई है? क्या मेरा कोई और जीवन नहीं है? लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मैं अब जैसे चाहूंगी वैसे ही रहूंगी बस। और अगर आपने मुझे ज्यादा परेशान किया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। जयेश समझ गया कि अभी कीर्ति को समझाना बेकार है, इसलिए वो चुप हो गया। रात को सबने हर रोज की तरह ही एक टेबल पर बैठकर खाना खाया, लेकिन आज कीर्ति ने सबसे पहले खाना खा लिया था और अपने कमरे में वो अकेली बैठी थी। अभी वीडियो कॉल लगाती हूँ ग्रुप में और सबको खबर देती हूँ। हेलो। कीर्ति ने अपनी दोनों सहेली दिशा और बिंदिया को ग्रुप वीडियो कॉल लगा लिया था। हेलो, क्या न्यूज़ है यार, कैसा रहा पहला दिन? बढ़िया था यार, लेकिन मुझे ये सब करके थोड़ा बुरा लग रहा है। मैं ऐसी नहीं हूं ना। नहीं है तो बनना पड़ेगा। अरे अगर आज तूने अपने लिए आवाज नहीं उठाई ना, तो ये लोग तुझे पूरी तरह से दबा देंगे। क्यों, है ना दिशा? और क्या, बिल्कुल सही कह रही है तू। असल में 2 दिन पहले कीर्ति की सहेलियां बिंदिया और दिशा कीर्ति से मिलने उसके ससुराल आई थी। आओ आओ, आज शादी के बाद पहली बार तुम दोनों आई हो। कब से बुला रही थी मैं तुम्हें। ये सब छोड़ यार, पहले ये बता कि ये क्या पहन रखा है तूने। सॉरी, भर भर की चूड़ियां। अरे तू कैसी आंटी जैसी लग रही है। क्या? अरे यार, मेरी अभी अभी तो शादी हुई है, इतना तो करना ही पड़ता है ना। अरे किसने कहा कि करना पड़ता है? अभी से अगर तेरे पहनने ओढ़ने पर कॉम्प्रोमाइज करेगी तो आगे जाकर हर चीज में तुझे यही सुनना पड़ेगा कि ऐसा ही होता है। हाँ। ओफो, अच्छा ये सब फेमिनिज्म की बातें छोड़ो और बताओ कि क्या खाओगे तुम लोग। मैं अभी बना कर लाती हूँ। कीर्ति की बात सुनकर दोनों सहेलियां एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। हैं? क्या कहा? बना कर लाती हूँ? हम इतने साल से दोस्त हैं, आज तक तो तूने हमें कभी एक गिलास पानी भी नहीं ला कर दिया होगा। अरे वहां मेरा मायका था, ये ससुराल है, यहाँ तो करना पड़ता है ना। उफ, फिर वही करना पड़ता है। अगर शादी करके ऐसे हो जाते हैं तो मुझे नहीं करनी शादी यार। हाँ, अब हम इतनी कम देर के लिए आए हैं तो साथ में बैठकर बातें तो करते ना। ओहो, अच्छा अच्छा ठीक है। तीनों सहेलियां कीर्ति के कमरे में बैठकर बातें करने लगती है। वैसे कीर्ति, पता है वो हमारा फेवरेट मॉल है ना, वहां बाहर एक नए मोमोज वाले भैया ने दुकान लगाई है। बड़े मस्त मोमोज होते हैं उनके। खाने चलते हैं किसी दिन। किसी दिन क्यों, आज ही चलते हैं। इसी बहाने मॉल से थोड़ी शॉपिंग भी हो जाएगी। ओह अच्छा, अभी ठीक है, माँ जी से पूछ लेती हूँ, फिर चलते हैं। पूछने की बात सुनकर बिंदिया और दिशा का मुंह बन जाता है। ओह, तो अब तुझे ससुराल में घर से बाहर जाने के लिए भी सास की इजाजत लेनी पड़ेगी। देख ले कीर्ति, कहीं कुछ दिनों में सांस लेने के लिए भी सास की इजाजत ना लेनी पड़ जाए। अरे क्या तुम लोग भी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ठीक है, इस चीज को टेस्ट करने के लिए मेरे पास एक प्लान है। तुझे वैसे ही करना होगा जैसे हम कहेंगे और तुझे खुद समझ आ जाएगा कि हम क्या कह रहे थे। तुम लोग जैसा जैसा कह रहे हो मैं कर रही हूँ। अच्छा अब बताओ दोस्तों, आगे क्या करना है। दिशा फिर से कीर्ति को नए नए पैतरे बताने लगती है। अगले दिन सुबह सुबह नाश्ते के समय, बहू, ओ बहू,
अरे अभी तक ये बहू जागी कि नहीं? रसोई भी एकदम खाली पड़ी है, न चाय बनाई न नाश्ता। कहीं बीमार तो नहीं हो गई? देख कर आती हूँ। ललिता कीर्ति के कमरे में जा ही रही थी कि तभी कीर्ति खुद ही कमरे से बाहर निकल जाती है और उसने साड़ी की जगह ब्लैक ड्रेस पहन रखी थी। अरे कीर्ति, ये सब क्या है? सुबह सुबह इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? बाहर जा रही हूँ मम्मी जी, मेरी सहेलियों के साथ बाहर ही ब्रेकफास्ट करूंगी और फिर मूवी देखने का प्लान भी है मेरा। शोर सुनकर वहां जयेश, दिनेश और नीता भी आ जाती है। क्या? लेकिन भाभी, अगर आपको बाहर जाना था तो हमें बता देती। नीता ने अपनी पूरी बात भी नहीं कही थी कि तभी कीर्ति ने चिल्लाकर कहा, तो अब सब कुछ मुझे तुम लोगों को बताकर करना पड़ेगा क्या? मेरी लाइफ का क्या? शादी हो गई तो क्या अब मैं तुम लोगों की सर्वेंट बन गई हूँ? अरे अरे भाभी, आप मुझ पर क्यों चढ़ी जा रही हैं? पहले पूरी बात तो सुनिए। मैं तो बस इतना कह रही थी कि बस बता तो देती, नाश्ता मैं बना लेती। लेकिन ठीक है, अब हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, चलो माँ। नीता और ललिता वहां से गुस्से में चली जाती है। आह! तभी अचानक बिंदिया और दिशा वहां आ जाती है। उन्होंने भी वेस्टर्न कपड़े, जीन्स टॉप और ड्रेस पहन रखा था। लेट्स गो कीर्ति, हमें देर हो रही है। ओह, बाय बाय जीजू, शाम को मिलते हैं। कीर्ति अपनी सहेलियों के साथ निकल जाती है। बाहर निकलते ही वो बिंदिया से कहती है, यार कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया? अरे यार चुप कर, कुछ ज्यादा नहीं हुआ। और अब चल एंजॉय करते हैं। पूरे दिन कीर्ति अपनी सहेलियों के साथ घूमती है और सीधा रात को 7 बजे घर वापस लौटती है। यार कीर्ति, आज तो बहुत मजा आ गया, फिर ऐसे ही चलेंगे। और हाँ, हमारी सिखाई सभी बातें याद रखना। हाँ हाँ बिल्कुल, बाय बाय फ्रेंड्स। कीर्ति की सहेलियों के जाते ही ललिता कहती है, ये सब क्या है कीर्ति? तुमने तो कहा था दोपहर तक लौट आओगी। और तुम हमारा फोन भी नहीं उठा रही थी कीर्ति, और ना तुमने खुद फोन करके बताया। ओफो, मैं क्या कोई छोटी बच्ची हूँ जो पल पल की खबर आप सबको देती रहूं? मेरा जो मन होगा मैं वो करूंगी, और आपने अगर कुछ बोला तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ, वाह वाह, मैं सब समझ गई हूँ। ये सब के पीछे तुम्हारी सहेलियां हैं, जरूर वही तुम्हें भड़का रही हैं। बस बहुत हो गया, मैं अपनी सहेलियों के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। हाँ, और अब मुझे खाना भी नहीं खाना है। आप सबकी बातों से मेरा पेट भर गया। कीर्ति गुस्से में तमतमाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। आखिर ये मेरे घर में हो क्या रहा है? ऐसे तो कभी कीर्ति ने मुझसे इस तरह से बात नहीं की थी। सही कह रही हो माँ। अरे बस करो तुम दोनों, अब इस वजह से बहू सोने से पहले कुछ खाएगी भी नहीं। अरे अगर वो बच्चों जैसा बर्ताव कर रही है तो थोड़ा तुम भी समझ जाओ। घर में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। दिनेश के कहने पर सब किसी तरह शांत होते हैं। उधर कीर्ति अपने कमरे में वीडियो कॉल चालू किए बैठी थी। दोस्तों, मैंने ना खाना ना खाने की बात कर दी है। इनको नहीं पता, मैं तो बाहर से पेट भर के छोले भटूरे खाकर आई हूँ। अब मजे से सो जाऊंगी और इन्हें लगेगा मैं परेशान हूँ। वेरी गुड कीर्ति, बस इसी तरह करते जाओ और देखना तुम्हारा ससुराल तुम्हारी मुट्ठी में होगा। और मैं तो कहती हूँ, एक आध बार गुस्से में अपने मायके भी चली जा, फिर तो ये लोग तुझसे कुछ भी कहने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। हाँ सही कहा। अच्छा अब मैं रखती हूँ, किसी ने मेरी बात सुन ली तो मुश्किल हो जाएगी। कीर्ति ने ये कहकर फोन रख दिया और वो आराम से सो गई। अगले दिन सुबह सुबह जब वो उठकर बाहर आई तो अरे कीर्ति बेटा, सही समय पर आ गई। बाहर न्यूज़पेपर रखा होगा, जरा ला कर देना तो। कीर्ति ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, पापा मैं तो अभी सोकर उठी हूँ, बड़ा आलस आ रहा है, आप ही ले आओ ना। क्या? हाँ, आज तो मेरा चाय बनाने का भी मन नहीं कर रहा। मम्मी जी कहाँ हैं? वो बड़ी अच्छी इलायची वाली चाय बनाती हैं। जयेश दूर खड़ा ये सब नजारा देख रहा था। तभी वो कमरे में जाता है और एक बड़ा सा लाल सूटकेस लेकर बाहर आ जाता है। अरे ये सूटकेस? कहीं जा रहे हो क्या बेटा? हाँ लेकिन मैं नहीं पापा, कीर्ति जा रही है। तभी वहां नीता और ललिता भी आ जाती है। क्या मतलब जी? आजकल तुम बहुत थकी हुई रहने लगी हो कीर्ति, इसीलिए मेरे ख्याल से तुम्हें मायके जाकर थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। फिर जब रेस्ट पूरा हो जाए तो बता देना, मैं लेने आ जाऊंगा। टैक्सी बुला दिए, बाहर खड़ी है। इतना कहकर जयेश वहां से चला जाता है और कीर्ति सबका मुंह देखती रह जाती है। उसके पास कोई चारा भी नहीं था। सूटकेस उठाकर वो मायके आ जाती है। अरे कीर्ति, इतनी सुबह सुबह सूटकेस के साथ यहाँ? माँ वो ऐसे ही। कीर्ति कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में आ जाती है। फिर वो मन ही मन सोचती है,
अरे यार, ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं था। और अभी दिशा और विद्या मेरा मैसेज देखने के बाद से फोन भी नहीं उठा रही हैं। ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। तभी वहां सोनम आती है। सच सच बता कीर्ति, क्या हुआ है? वो दरअसल माँ, कुछ दिन पहले दिशा और बिंदिया मेरे घर पर आई थी। फिर कीर्ति सब कुछ उगल देती है और ये सुनकर सोनम अपना सिर पकड़ लेती है। हे भगवान! अरे तूने उन दोनों बेवकूफों की बातों में आकर अपने ही ससुराल में ये सब कर दिया। अरे उन दोनों की तो खुद की शादी हुई नहीं है और घर बैठे बैठे तेरे ससुराल में आग लगा रही हैं। क्या मतलब माँ? कीर्ति, तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं और घर तब नहीं चलता जब कोई एक सदस्य सब पर कंट्रोल करता है, बल्कि सबको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। और तूने इतना सब किया, ऐसे कपड़े पहने बाहर घूमने गई, फिर भी वहां तुझसे किसी ने गलत तरीके से बात नहीं की। तू देर से घर गई, इसमें तो उन्हें तेरी सिर्फ चिंता ही थी। अरे अब तो अपना दिमाग चला और सब कुछ ठीक से सोच। अब जाकर कीर्ति को सब कुछ समझ आ जाता है। शायद तुम सही कह रही हो माँ। ये दिशा बिंदिया की बातों में आकर तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। नहीं नहीं, तू तो रात में खाकर सो गई थी, मगर तू भूखी है ये सोचकर जयेश ने कुछ नहीं खाया और वो तेरी हरकतों से इतना दुखी हो गया है कि उसने तुझे यहाँ आने को बोला। क्या? यानी वो कल रात से भूखे हैं और भूखे ही ऑफिस जाने वाले होंगे। नहीं, मैं अभी वापस जाती हूँ और सबसे माफी मांगती हूँ। कीर्ति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो ससुराल जाकर सबसे माफी मांग लेती है।